ओम शांति। सुख के सागर, आनंद के सागर, विश्व के कल्याणकारी परमपिता परमात्मा शिव की अति प्रिय संतान घर में बैठ कर के भी जो भी योगिक गृहवाटिका ये 3 दिन का कार्यक्रम सुन रहे हैं, उन सभी श्रोताओं के कहो, भाई बहनों के कहो, बहुत बहुत दिल से आज के तीसरे सत्र में स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, वेलकम है, हार्टली वेलकम है। हम सभी कितने न भाग्यशाली है जो घर बैठे हुए भी नए नए जीवन जीने के तरीके या समय को सफल करने के तरीके हम सभी को मिल रहे हैं। हम सभी आज का सत्र शुरू होने से पहले 3 मिनट परमपिता परमात्मा शिव को याद करते हैं, या कहे 3 मिनट हम सभी मेडिटेशन करते हैं। खुला आसमान मिला, मिल गए जो आप भगवान हमें, मिल गए जो आप भगवान हमें। हम सभी ने परमपिता परमात्मा शिव को अभी याद किया, अर्थात योग किया। आप सभी 2 दिन से सुन रहे हैं कि कैसे हम अपने ही घर में जो स्थान खुला है, फिर वो गैलरी हो, टेरेस हो या मकान के आगे पीछे की खुली जगह हो, वहाँ हम फल फूल सब्जियाँ उगाए और अपने परिवार को अपने हाथ से निर्माण की हुई सब्जियां खिलाए। मुझे लगता है कि आप सभी को ये सारी बातें बहुत ही अच्छी लगी होंगी और आपने इसे करने का भी सोचा होगा। ऐसे तो देखा जाता है कि इंसान के जीवन में जन्म से लेकर लास्ट तक 3 चीज़ें ज़रूर लगती है, जिसे हम कहते हैं रोटी, कपड़ा और मकान। इसमें भी हम कहेंगे रोटी फर्स्ट, और जहाँ रोटी है वहाँ उसके साथ दाल सब्जी कुछ न कुछ ज़रूर चाहिए। तो 3 दिन के सत्र में हम अपने घर के अंदर किस प्रकार
फल फूल सब्जियां उगा सकते हैं उसका मार्गदर्शन प्राप्त किया, तो मैंने भी ये देखा है कि अगर हम अपने टेरेस के ऊपर या खुली जगह पर इस प्रकार फल फूल सब्जियां उगाते हैं तो उसके अनेक फ़ायदे हमें हो जाते हैं। जैसे कि कहा जाता है, कोई भी चीज़ अपने हाथ से बनाओ तो उसका एक अलग प्रकार का आनंद होता है। उसमें भी अगर हम पौधों को अपने हाथ से लगाते हैं और अपने हाथ से लगाते हुए उसमें भी मेडिटेशन को यूज़ करते हैं, योगा को समा लेते हैं उस क्रिया में, तो उसके फ़ायदे बहुत सारे हो जाते हैं। जैसे देखो, कोई व्यक्ति अपने हाथ से कोई चीज़ बनाकर किसी को खिलाता है तो उसका उसे बहुत आनंद होता है। कोई व्यक्ति अपने हाथों से तन मन धन खर्च करके मकान बनाता है, उसका एक अलग आनंद होता है। उसी प्रकार जितना भी हमारे पास स्थान हो, उस स्थान पर अगर हम ये पेड़ पौधे लगाते हैं, सब्जियां उगाते हैं, तो उसका भी एक आनंद व्यक्ति को बहुत हो जाता है। आजकल के ज़माने में हम देख रहे हैं कि व्यक्ति को ऑक्सीजन भी या शुद्ध हवा भी नहीं मिल रही है। ऐसा गार्डन जब हम अपने टेरेस पर बनाते हैं तो एक तो सवेरे शाम जब हम पौधों के पास जाते हैं, सवेरे के समय पर जाते हैं तो हमें नेचुरली सूरज का प्रकाश भी मिलता है और पौधों से पर्याप्त ऑक्सीजन मिलता है। दूसरी बात, पेड़ पौधों को संभालना भी जैसे एक बच्चे को संभालने की रीति से होता है, और ये क्रिया जब हम अपने हाथों से करते हैं और उसमें भी योग को जोड़ देते हैं तो ये सब्जियां बहुत सुंदर आ जाती है, फल फूल बहुत सुंदर आ जाते हैं। उसके अंदर अनेक प्रकार के जो हमें शरीर के लिए जो चीज़ें चाहिए वो सारी पर्याप्त चीज़ें उस फल में, उस सब्जी में हमें मिल जाती है। थोड़ा ये भी हम कह सकते हैं कि चेंज ऑफ वर्क, जब हम इस प्रकार पौधों के पास जाते हैं, गार्डनिंग करते हैं, फल फूल उगाते हैं, तो उस समय एक अलग प्रकार का आनंद, एक अलग प्रकार की ऊर्जा हमें इस गार्डनिंग से प्राप्त होती है। तो चलते हैं योगिक गृह वाटिका के अंदर। 2 दिन से तो आप सभी ने बहुत कुछ सुना ही है। इस सत्र में सबसे पहले हम सुनेंगे ब्रह्मा कुमार सुनील भाई एवं ब्रह्मा कुमारी मोनिशा बहन, अमृतसर, पंजाब में रहने वाले। इन दोनों का ऑनलाइन कंप्यूटर बिजनेस है, डिजिटल ग्राफिक्स का। साथ ही साथ लास्ट कुछ ईयर से ऑर्गेनिक ग्रॉसरी और होम गार्डनिंग की भी शुरुआत इन दोनों ने की हुई है, अर्थात प्रैक्टिकल टेरेस गार्डन कहो या योगिक गृहवाटिका कहो, इन्होंने बनाई हुई है। तो इनके अनुभव युक्त बोल आज हम सभी को सुनने को मिलेंगे। हमारे सुनील भाई और मोनिशा बहन पिछले 5 सालों से ईश्वरीय ज्ञान मार्ग में चल रहे हैं, अर्थात खुद भी ज्ञान योग की पढ़ाई करते करते साथ ही साथ औरों को भी ज्ञान योग की पढ़ाई कराने के लिए इन दोनों ने अपने घर में गीता पाठशाला भी खोली है, जहाँ राजयोग मेडिटेशन क्लासेस होती है। तो चलते हैं, हम सुनेंगे आदरणीय सुनील भाई, आदरणीय मोनिशा बहन। ओम शांति। मैं हूं बीके सुनील और ये है बीके सिस्टर मोनिशा। हम अमृतसर पंजाब के रहने वाले हैं
और आज आपसे अपना होम गार्डनिंग का एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। हमारा कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन बिजनेस है, जिसकी वजह से ज़्यादातर हमारा समय कंप्यूटर के सामने बैठकर काम करने में ही गुजरता था, लेकिन हमेशा से ये चाहत थी कि प्रकृति के साथ एक नेचुरल लाइफस्टाइल जिए। हमें गार्डनिंग करने का मौका तो कभी नहीं मिला, लेकिन मन ही मन में इसे करने का शौक बहुत था और हमारा यही शौक आज हमारी आपसे मुलाकात करवाने का माध्यम बना है। तो आइए हम आपको हमारे होम गार्डन की सैर करवाते हैं। तो कैसा लगा आपको ये हमारा होम गार्डन? उम्मीद है आपको ये जरूर पसंद आया होगा, लेकिन ये हमेशा से ऐसा नहीं था। इसके पीछे काफ़ी सारे चैलेंजेस और एक्सपेरिमेंट की एक दिलचस्प यात्रा है, जो अभी हम आपसे शेयर करेंगे। तो आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि हमारे मन में होम गार्डन सेटअप करने का विचार कब आया। मतलब हमें कब ये एहसास हुआ कि हमें अपना होम गार्डन तैयार करना ही है। दरअसल पिछले वर्ष हमें सात्विक नेचुरल लाइफस्टाइल क्या है और इसके क्या बेनिफिट्स हैं, ये जानने का मौका मिला। हम पिछले 5 वर्षों से प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से जुड़े होने के कारण
सात्विक भोजन का महत्व तो पहले से ही जानते थे। जैसा अन्न वैसा मन, ये ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त होने के बाद से हम इतने वर्षों से सात्विक भोजन का ही सेवन कर रहे थे और इससे हमें हमारे मन को नियंत्रित करने में और एकाग्रता को बढ़ाने में बहुत मदद मिली थी। मगर पिछले वर्ष अपने लाइफस्टाइल को और ज्यादा नेचुरल डाइट पे शिफ्ट करने के बाद हमें ये एहसास हुआ कि ऑर्गेनिक फल या सब्जी खाने का सबसे बढ़िया तरीका यही है कि उन्हें घर में खुद उगाया जाए। हमारा होम गार्डन सेटअप करने का लक्ष्य केवल ये नहीं था कि घर की सुंदरता को बढ़ाया जाए या सजावट की जाए, बल्कि हम ये चाहते थे कि जितना हो सके हम अपना भोजन खुद उगाएं। तो शुरुआत में हम पास की नर्सरी में गए और ढेर सारे पौधे और गमले ले आए। साथ में उनकी देखभाल करने के लिए हमने एक माली भाई को भी रखा। शुरू में तो बहुत सुंदर लगा हरा भरा घर, लेकिन कुछ ही दिनों में काफी सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। पौधों की हालत भी ढीली होने लगी। तो हमें एहसास हुआ कि होम गार्डन सेटअप करना इतना भी आसान नहीं है। इसके लिए हमें काफी सारी समस्याओं का सलूशन करना था। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हमने फेस की वो थी सफाई की। इतने सारे गमलों में पौधे बहुत सुंदर लगे, लेकिन ये कुछ दिन ही चला। उसके बाद जब भी आंधी या तेज बारिश आई और हर जगह गंदगी व मिट्टी फैल गई, तो इतने सब गमले उठाकर सफाई करना बहुत मुश्किल लगा। दूसरी प्रॉब्लम जो आई वो थी वजन की, यानी वेट। मिट्टी के गमले इतने भारी थे कि उन्हें एक जगह से दूसरी जगह आवश्यकता अनुसार शिफ्ट करना बहुत मेहनत का काम लगता था। ऊपर से उनमें जो मिट्टी थी वो गीली होने के बाद उसका वजन और भी ज्यादा हो जाता था और तब तो उन्हें उठाना बहुत ही कठिन हो जाता। तीसरी मुख्य प्रॉब्लम जो आई वो थी एक्स्ट्रा पानी की ड्रेनेज की। एक्स्ट्रा पानी की ड्रेनेज का इतना इशू था जिसके कारण कभी तो गमले के नीचे ड्रेनेज होल्स करने पड़ते और कभी मिट्टी या पत्थर के फंसने से बंद हुए छेदों को खोलने में समय जाता। इसके अलावा स्पेस की भी काफी दिक्कत थी कि हम उतनी ही स्पेस में ज्यादा फल और सब्जियां कैसे उगा पाए, और साथ में पौधों की जरूरत के हिसाब से उनको धूप में शिफ्ट करना या तेज आंधी में, तेज बारिश में उनका बचाव करना, उनकी शेड कैसे उनको ढकना, उसके लिए भी काफी सारी दिक्कतें आई। इसके अलावा सबसे बड़ी चुनौती जो हमारे सामने थी वो थी पौधों की देखभाल, यानी उनका रख रखाव। किस पौधे को कितना पानी, कितनी धूप, कितनी खाद चाहिए, इसका हमें तो बिल्कुल अंदाजा नहीं था। और हम आसपास की जितनी नर्सरीज में गए वहाँ पर भी हमें इनके बारे में आवश्यक जानकारी नहीं मिली। अरे जानकारी मिलना तो दूर की बात है, हमें तो इन पौधों के सही नाम भी नहीं पता लग पाए थे। हमें याद है कि नर्सरी में उन पौधों को जिस लोकल नाम से बुलाया जाता था, जब हम इंटरनेट पे वो नाम ढूंढते थे तो वो मिलता ही नहीं था। इसी कारण फाइनली हमें इमेज सर्च ऐप की मदद से कितना समय लगाने के बाद उनमें से कुछ पौधों के नाम ढूंढने पड़े, और तब भी बाकियों के नाम तो मिल ही नहीं पाए। इसके अलावा माली भाई से भी हमने मदद की, जो प्रॉब्लम पौधों को आ रही थी उनका हल ढूंढने की कोशिश की। लेकिन ये अनुभव हुआ कि माली भाई को भी उतनी जानकारी नहीं है। वो हर प्रॉब्लम का एक ही हल बताते थे कि इन पे केमिकल का स्प्रे करें, लेकिन हम केमिकल का इस्तेमाल किए बिना ऑर्गेनिक तरीके से ही पौधे सब्जियां उगाना चाहते थे। खुशी की बात ये है कि इतनी सारी प्रॉब्लम्स आने के बाद भी हमारा जोश कम नहीं हुआ और हमने ये दृढ़ निर्णय किया कि हमें अपने लिए और सबके लिए इन प्रॉब्लम्स का सलूशन करना ही है। तो हमने कैसे इन सब समस्याओं का एक एक करके हल करने की कोशिश की, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हमने पौधों के बारे में अपनी जानकारी को बढ़ाने का प्रयत्न किया, जिसके लिए हमने इंटरनेट पर वीडियोस देखे, रिसर्च पेपर पढ़े, ब्लॉग्स पढ़े और अपनी जानकारी को बढ़ाया। इसके अलावा ब्रह्मा कुमारीज के शाश्वत यौगिक खेती टीम ने हमारी काफ़ी मदद की। उन्होंने हमें बताया कि कैसे परंपरागत तरीके से बिना केमिकल के इस्तेमाल किए हम अपने पौधों की अच्छी देखभाल कर सकते हैं और उनसे अच्छी पैदावार ले सकते हैं। उन्होंने हमें ये भी बताया कि कैसे हमारे वाइब्रेशन का असर पौधों पे पड़ता है और कैसे हम राज योगा मेडिटेशन द्वारा परमात्मा से शुद्ध वाइब्रेशन के द्वारा उनकी पौधों की अच्छी देखभाल कर सकते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप ये था कि हम अपनी आवश्यकता अनुसार
पौधों की सही सिलेक्शन करें। तो हमने अब तक जितनी नॉलेज गेन की थी उसके आधार पर अपने होम गार्डन में ग्रो करने के लिए प्लांट्स को 7 कैटेगरीज में डिवाइड किया, जिनके बारे में अब हम आपको एक एक करके बताएंगे। तो आइए सबसे पहले चलते हैं हमारे घर के अंदर ग्रो करने वाले प्लांट्स के पास। तो सबसे पहली कैटेगरी है सक्युलेंट प्लांट्स। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये अलग अलग शेप्स और पैटर्न्स के बहुत ही सुंदर प्यारे से छोटे से पौधे हैं। इनके बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि इन्हें कोई खास देखरेख की जरूरत नहीं है। इनके बहुत से बेनिफिट्स हैं, जैसे कि ये हवा को साफ करते हैं, ये घर के अंदर ह्यूमिडिटी मेंटेन करने में मदद करते हैं, इन पर पेस्ट्स के अटैक तो बहुत ही कम होते हैं, बिल्कुल ना के बराबर। और तो और हम इन्हें घर में अलग अलग जगह पर डेकोरेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं। जैसे ये हमने यहाँ टेबल पर एक सक्युलेंट प्लांट रखा है। इसके अलावा ये बहुत ही बढ़िया और क्यूट गिफ्ट्स के तौर पर भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। हमारे घर तो जब भी कोई आए या किसी का कोई स्पेशल ओकेजन हो तो हम यही प्लांट्स उन्हें गिफ्ट के रूप में देते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी है फिर एयर प्योरीफायर इंडोर प्लांट्स, जो कि घर की शोभा को बढ़ाने के साथ साथ सेहत के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कितने ढेर सारे इंडोर प्लांट्स हैं। जो सबसे बड़ा वाला है ये अरेका पाम है। आप देखिए ये कॉर्नर्स में कितना ब्यूटीफुल लगता है। इसके आगे ये हार्ट शेप्ड लीव्स वाला मनी प्लांट है। देखिए कितने सुंदर हार्ट शेप्ड दिल की शेप के लीव्स हैं इसके। इसके साथ ही ये छोटा सा प्लांट क्रोटन है। मल्टीपल कलर्स के कारण ये बहुत ही अट्रैक्टिव दिखाई देता है। और इधर ये है ग्लॉसी ग्रीन लीव्स वाला रबर प्लांट। रबर प्लांट भी देखने में बहुत ही आकर्षक लगता है। और इधर ये यूनिक लीफ शेप वाला सिंगोनियम है। और इसके आगे सबका ऑल टाइम फेवरेट स्नेक प्लांट। ये सब इंडोर प्लांट्स जो हैं, इनका फायदा ये है कि हवा को शुद्ध बनाने का काम करते हैं, क्योंकि इनमें फर्नीचर, पेंट्स, लेदर, रबर, स्मोक आदि से निकलने वाले टॉक्सिन्स को रिमूव करने की क्षमता है। और तो और इनमें से कई सारे प्लांट्स रात को भी कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करने की क्षमता रखते हैं, जिसके कारण ये हमारे ब्रीदिंग पैटर्न को यानी अच्छी तरह सांस लेने में हमें बहुत मदद करते हैं। इसके बाद है स्प्राउट्स और माइक्रोग्रीन्स। स्प्राउट्स को तो आप जानते ही हैं, जो अक्सर हम घरों में रात को भिगोकर और फिर गीले कपड़े में बांधकर अंकुरित किए हुए बीजों को कहते हैं। ऐसे ही माइक्रोग्रीन्स उन्हीं स्प्राउट्स को और 1 से 2 सप्ताह तक ग्रो करने के बाद नन्हे पौधों के रूप में बदलने को कहते हैं। माइक्रोग्रीन्स 4 से 6 इंच के नन्हे पौधे होते हैं जो बहुत ही न्यूट्रिशियस होते हैं। जैसे कि स्प्राउट्स में प्रोटीन की मात्रा बहुत ही प्रचुर होती है, उसी प्रकार जब हम इसे पौधों में कन्वर्ट करते हैं तो इनमें क्लोरोफिल और विटामिन की मात्रा काफ़ी बढ़ जाती है। स्प्राउट्स के अपने फायदे हैं और माइक्रोग्रीन्स के अपने। ये दोनों ही एक ऑर्गेनिक वेजिटेबल से 40 गुना ज़्यादा न्यूट्रिशियस होते हैं, इसीलिए इनको सुपर फूड भी कहा जाता है। ये आप किसी भी बीजों से बना सकते हैं, लेकिन सब्जियों के बीजों से बनाए गए माइक्रोग्रीन्स आसानी से पचने वाले होते हैं और ये कोई भी उम्र में खाए जा सकते हैं। इसमें हमने ट्रे में अल्फा के सीड्स 2 दिन पहले लगाए हैं। हफ्ते तक ये 4 से 6 इंची बड़े हो जाएंगे। इसके बाद हम इन्हें नीचे से कटिंग करके इस्तेमाल कर सकते हैं, सैलेड्स में, सूप्स में, या फिर ऐसे ही खाए जा सकते हैं। ये व्हीट ग्रास के हैं, ये जल्दी बढ़ते हैं। ये 1 हफ्ते के अंदर ही 6 इंच तक लंबी ग्रास बन जाती है, जिसको काट के हम इस्तेमाल करते हैं और ये 1 हफ्ते तक और रखने के बाद दोबारा भी ग्रो कर जाती है। तो इसके बाद हम आपको ले जाते हैं वापस अपने टेरेस पे। आगे हैं फ्रेश हर्ब्स। इसमें जैसे लेमन ग्रास, तेज पत्ता, रोजमेरी, दालचीनी, चिलीज, इलायची, थाइम, तुलसी इत्यादि। फ्रेश हर्ब्स आपके खाने का स्वाद तो बढ़ाती ही हैं, साथ ही साथ इनकी गुणवत्ता का पैक किए हुए मसालों से कोई मुकाबला नहीं है। इसे खाने में बहुत कम मात्रा में इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इनको उगाने के लिए बहुत ज़्यादा जगह की ज़रूरत नहीं होती। एक छोटी से सेक्शन में आप काफ़ी सारी हर्ब्स ग्रो कर सकते हैं। हम चाय की जगह रोज इन्हीं फ्रेश हर्ब्स से बनी हर्बल टी पीते हैं, जिसका स्वाद और सेहत के लिए फायदे बहुत ही अधिक होते हैं।
इसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी है लीफी ग्रीन्स, जैसे कि पुदीना, आप देख सकते हैं यहाँ कितने अच्छे से ग्रो किया हुआ है। केल, ये भी केल है। इधर पालक, इसके अलावा धनिया और लेटस भी लगाया है हमने। और ये चुकंदर है, इसके पत्ते भी आप ग्रीन्स में यूज कर सकते हैं। लीफी ग्रीन्स को ग्रो करना बहुत ही आसान है, क्योंकि ये सबसे आसानी से और जल्दी ग्रो करते हैं और इनके ढेर सारे बेनिफिट्स तो आप सब जानते ही होंगे। लेकिन जो आप नहीं जानते होंगे वो ये बात है कि इन ग्रीन्स को मिट्टी से तोड़ने के कुछ ही समय बाद में इनकी न्यूट्रिशन वैल्यू में बहुत ज़्यादा गिरावट आ जाती है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम इन्हें घर में खुद ग्रो करें और जब भी इन्हें इस्तेमाल करने की ज़रूरत हो तब इन्हें फ्रेश तोड़कर हमेशा फ्रेश ही यूज़ किया जाए। हम अपने हर दिन की शुरुआत इन लीफी ग्रीन से बने फ्रेश ग्रीन जूस से करते हैं, जो सेहत के लिए बहुत अच्छा है। सीजनल वेजिटेबल्स यानी मौसम की सब्जियां, जिन्हें आप अपने टेरेस पर या बालकनी में, जहां पर भी कम से कम 5-6 घंटे की धूप आती है, वहां आसानी से ग्रो कर सकते हैं। सबसे ज्यादा मात्रा में और आसानी से ग्रो करने वाली सब्जियां हैं बेलें, जैसे कि घिया है, लौकी है, तोरी है, टिंडा है, खीरा है। ये सब से घर की जरूरत आराम से पूरी हो जाती है। इसके अलावा भी हमने कई सारी सब्जियां लगाई हैं, जैसे कि ये जुकीनी है। जुकीनी के पैटर्न में ही चप्पन कद्दू भी ग्रो करता है, जो हमने थोड़ी देर पहले लगाया था। इसके अलावा आप यहाँ देख सकते हैं ये शिमला मिर्च लगाई हुई है, जिनमें से आप लगी हुई देख सकते हैं। कुछ महीनों पहले हमने गोभी और ब्रोकली भी लगाई थी और उतने समय के दौरान घर से उनकी जरूरत पूरी हो गई थी। अब वो हार्वेस्ट हो चुकी हैं तो दिखाने के लिए नहीं है। इसके अलावा जो यहाँ पर लगी है ये पत्ता गोभी आप देख सकते हैं, ये नॉर्मल कैबेज है और ये रेड कैबेज लगी है। और ये केल के साथ ही जो यहाँ पर अभी छोटे पौधे हैं ये भिंडी के हैं। ये भी रिसेंटली कुछ समय पहले ही लगाए थे। तो सभी सब्जियों की पौधों के अच्छी देखभाल से हम घर की छतों पर ही इनसे बहुत ही अच्छी मात्रा में जो है उपज ले सकते हैं, बिना कोई केमिकल्स के छिड़काव के। हमने टमाटर भी लगाए थे, जिनमें से अब काफी सारे हार्वेस्ट हो चुके हैं और ये प्लांट अब बिल्कुल अपनी एंड वाली कंडीशन पे है। इसके बाद अब नए पौधे लगेंगे, लेकिन स्टिल ये एंड टाइम तक बहुत ज्यादा टोमेटोज हम रोज इससे हार्वेस्ट कर पाए। फ्रूट्स, आप सोचेंगे कि फ्रूट्स कंटेनर्स में, जी हाँ, ये है ग्राफ्टेड फ्रूट प्लांट्स, जिनको हम कंटेनर में ही ग्रो कर सकते हैं। इनकी हाइट ज़्यादा बड़ी नहीं होती, 5-6 फीट तक ही जाती है। इसमें हर तरह के फ्रूट्स आ जाते हैं, जैसे माल्टा, मौसमी, चीकू, अमरूद, आम, अनार। हर तरह के फ्रूट्स हम कंटेनर्स में उगा सकते हैं। बस ज़रूरत है आपको पास की नर्सरी में जाकर उनसे ग्राफ्टेड फ्रूट प्लांट्स पूछें। ग्राफ्टेड फ्रूट प्लांट्स बीज से उगाए जाने वाले बड़े पेड़ के मुकाबले में कम हाइट में ही फ्रूट देना शुरू कर देते हैं और उनको ज़्यादा देखभाल की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये हमने अभी कुछ ही देर में लगाए हैं, जो जल्दी ही फ्रूट देना शुरू कर देंगे। तो हमने अभी तक प्लांट्स की 7 कैटेगरीज की बात तो कर ली। अब 8th कैटेगरी ऑफ प्लांट्स है फ्लावर्स। जी हाँ, ये बहुत ही खूबसूरत दिखने वाले फूल। इनके बहुत ही ज्यादा बेनिफिट्स हैं, जैसे कि सुंदरता को तो बढ़ाते ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ क्या आप जानते हैं कि इनमें से कई फूल ऐसे भी हैं जिन्हें हम खा सकते हैं। जी हाँ, जैसे कैमोमाइल है, रोज है, जेरेनियम है। ये हम अक्सर सैलड्स में इस्तेमाल करते हैं या इनसे हर्बल ड्रिंक्स भी बनाते हैं। इसके अलावा भी यहाँ ढेर सारे फूल लगे हैं, जैसे कि हिबिस्कस है, टिकोमा है, अजेलिया है। ये सब फूल जो हैं ये अपनी अट्रैक्शन के कारण, अट्रैक्टिव लुक के कारण पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करते हैं, जिसके कारण हमारे फल और सब्जी की उपज बढ़ती है। तो ये तो थी पौधों की जानकारी। अब इसके आगे हम जानेंगे कि कैसे हमने इनको उगाने से संबंधित समस्याओं का हल किया। पौधों की सिलेक्शन करने के बाद अब हमारा अगला स्टेप था उनके लिए सही कंटेनर्स का चयन करना।
मिट्टी या सीमेंट के भारी भरकम गमलों की बजाय हमने लाइट वेट ग्रो बैग्स का इस्तेमाल करने का निर्णय किया। लेकिन ग्रो बैग्स में भी कई टाइप्स थे, जैसे कि पॉलीथीन से बने पॉली बैग्स। ये लाइट वेट तो है, लेकिन इनमें ड्रेनेज की समस्या और प्लास्टिक के मटेरियल से बने होने के कारण हमने इनको सिलेक्ट नहीं किया, क्योंकि जब इन पे धूप पड़ती है तो प्लास्टिक का जो केमिकल्स है वो मिट्टी में लीच करते हैं और मिट्टी से पौधे में आते हैं। इसके अलावा LDPE से बने हुए ग्रो बैग्स, इनकी क्वालिटी पॉलीथीन से तो बेटर है, लेकिन ड्रेनेज की समस्या इनमें भी सेम है और ये इतने भारी हो जाते हैं और इनमें उठाने के लिए हैंडल भी नहीं है, इसलिए इनको भी हमने सेलेक्ट नहीं किया। फाइनली हमने फैब्रिक से बने ग्रो बैग्स को उत्तम पाया, लेकिन इसमें हमें किसी भी ग्रो बैग की क्वालिटी में सेटिस्फेक्शन नहीं हुई। हमने कई तरह के अलग अलग ग्रो बैग्स का टेस्ट किया। किसी में पतले कपड़े की समस्या थी, कोई अपनी शेप रिटेन नहीं रख पाता था, जैसे ये चौरस बना हुआ है, लेकिन इसमें मिट्टी डालने के बावजूद भी ना तो ये स्क्वायर रहता है, ना ही पूरी तरह से गोल होता था। उसके बाद कईयों का फैब्रिक जो अपना ही मटेरियल लीच करता है, या किसी के हैंडल मजबूत नहीं है। इन्हीं सारी समस्याओं के कारण हमें इनकी क्वालिटी से सेटिस्फेक्शन नहीं हुई। तो फिर क्या था, हमने हार नहीं मानी। हमने अपने खुद के ग्रो बैग्स डेवलप करने का निश्चय किया और जुट गए रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ग्रो बैग्स की। 2 महीने की कड़ी मेहनत के बाद रिजल्ट आपके सामने है। हमने रिसाइकल्ड मटेरियल से बने बेस्ट क्वालिटी फैब्रिक से ग्रो बैग बनाए, जिसमें हमने हर एक छोटी से छोटी चीज का ध्यान रखा ताकि उसकी शेप रिटेन रहे, उसके हैंडल मजबूत हो ताकि वजन डालने पर भी वो आराम से पुल किए जा सके, और पौधों की जरूरत के हिसाब से अलग अलग साइजेस के हमने ग्रो बैग्स डेवलप किए। जैसे सबसे छोटे साइजेस के पौधों के लिए, जैसे कि सक्कुलेंट प्लांट्स के लिए सबसे छोटे ग्रो बैग्स डिजाइन किए गए, क्योंकि इनकी जड़ों का साइज ज्यादा डीप नहीं होता, इसलिए इन्हें थोड़ा सा ही मार्जिन चाहिए रूट डेप्थ के लिए। उसके बाद नेक्स्ट साइज हमने तैयार किया इंडोर प्लांट्स के लिए। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये 6 इंच, 8 इंच और 9 इंच के साइजेस के ग्रो बैग्स, जिन्हें आसानी से घर में छोटी जगह में रखा जा सकता है। इसके बाद इनसे बड़े साइजेस के हमने 10 या 12 इंच के ग्रो बैग्स तैयार किए, जिनमें स्पेशली ये 2 हैंडल्स लगाए। इनमें हमने फलों के पौधे या और भी जो पौधे भारी हैं वो इसलिए इस तरह डिजाइन किए कि इन्हें इन हैंडल्स की मदद से आराम से लिफ्ट किया जा सके। इसके बाद अगले ग्रो बैग्स, ये बड़े साइज के जो कि काफी चौड़े हैं, ये लीफी वेजिटेबल्स के लिए डिजाइन किए गए और इनमें खास करके 4 हैंडल्स रखे गए इन्हें इजीली शिफ्ट करने के लिए। और लास्ट में ये सबसे बड़े साइज के ग्रो बेड्स बनाए गए, जिनमें इकट्ठे 16 से 20 पौधे ग्रो कर सके। अभी करंटली ये हमारा 4x4 का ग्रो बेड है, जो कि सारा फैब्रिक से बना है। इसमें यहाँ पर बहुत ही मजबूत हैंडल्स भी हैं और इसमें हमने करंटली 16 बेल पेपर्स के पौधे लगाए हैं, जिसमें रेड, येलो, ग्रीन सारी कैप्सिकम्स, बेल पेपर्स वो भी इसमें ग्रो कर रही हैं। अब ये तो हुई ग्रो बैग्स की बात। इसके बाद हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट, जो कि पॉटिंग मिक्स है। आगे हम बात करेंगे पॉटिंग मिक्स की। पॉटिंग मिक्स बनाने से पहले हमने कुछ उसके इंग्रेडिएंट्स पे रिसर्च की, ताकि पौधे की न्यूट्रिशन को हम जान सकें और पॉटिंग मिक्स को हल्के से हल्का बना सकें, ताकि छतों पर ज़्यादा वजन ना पड़े। पॉटिंग मिक्स में हमने अकेली मिट्टी को इस्तेमाल करने की बजाय उसकी गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए उसमें वर्मी कंपोज ऐड की और कोकोपीट का इस्तेमाल किया, उसका वजन हल्का रखने के लिए तथा उनकी नमी बनाई रखने के लिए। उसके अलावा हमने उसकी पौष्टिकता बढ़ाने तथा फंगस वगैरह से बचाने के लिए उसमें नीम खली का इस्तेमाल किया। कुछ समय पश्चात जो मिट्टी कंप्रेस हो जाती है, उसके लिए हमने परलाइट और वर्मिकोलाइट जो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं, इनका इस्तेमाल किया। इन सबको मिक्स करके हमने पौधों की ज़रूरत के हिसाब से मिक्सचर बनाए और 4 तरह से अलग अलग पॉटिंग मिक्स यूज़ करते हैं। जैसे कि माइक्रोग्रीन्स के लिए हमें सिर्फ बेस मटेरियल ही कोकोपीट चाहिए, जो कोकोनट की हस्क होती है। ये मॉइस्चर रिटेन करती है, लेकिन इसमें न्यूट्रिशन नहीं होता, वजन में बहुत ही हल्की होती है। इसके बाद सकुलेंट प्लांट्स के लिए हमने पॉटिंग मिक्स बनाया, जिसमें हमें नमी
ज़्यादा देर तक पौधे पर नहीं रखनी, क्योंकि उसकी रूट रोट हो जाती है जल्दी। उसमें हमने बजरी, रेत इत्यादि का इस्तेमाल किया। इंडोर पॉटिंग मिक्स में भी ज़्यादा देर तक नमी ना बनाए रखने के कारण हमने इसमें कोकोपीट की मात्रा काफ़ी कम की और मिट्टी की मात्रा ज़्यादा बढ़ाई। आउटडोर पॉटिंग मिक्स में जो हम फलों और सब्जियों के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसमें हमने मिट्टी के साथ खाद की मात्रा वर्मी कंपोस्ट की बढ़ाई, साथ में नीम खली और इसको वजन में हल्का रखने के लिए कोकोपीट का इस्तेमाल किया। इसके बाद हमने क्लीनिंग, हैंडलिंग और स्पेस की समस्या का हल करने के लिए आयरन के स्टैंड्स डेवलप किए, जिसमें हमने जैसे ये 2 बाय 2 फुट का स्टैंड है, नीचे से हमने इसकी हाइट ज़्यादा रखी ताकि इजीली क्लीनिंग हो सके, और रबर के फुट इसको लगाए ताकि फर्श पे निशान ना पड़े। ऐसे ही 2 बाय 4 फीट का इनकी सबकी सिमेट्री भी सेम रखी ताकि जब ढेर सारे प्लांट हम इस पे रखें तो ये एक ही सिमेट्री में लग सके। जैसे ये सिंगल टायर, इसमें ज़्यादा हाइट वाले पौधे हम रख सकते हैं, और कोई छोटा सेक्शन है कम पौधों का तो छोटा स्टैंड यूज़ कर सकते हैं। इन्हीं स्टैंड्स में फिर आगे हमने इनके 2 टायर वर्जन बनाया, जिसमें उतनी ही स्पेस में जो कम हाइट वाली सब्जियां हैं वो डबल आ सकती हैं। इसमें हमें जैसे 2 बाय 4 की 2 स्पेसिस मिल जाती हैं। और इसके अलावा व्हील्स वाले कुछ स्टैंड बनाए जो राउंड इजीली हम मूव कर सकें। इसमें ये 2 बाय 2 फीट का और ये 3 बाय 3 फुट का, क्लीनिंग के लिए, मूव के लिए, धूप की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग इसको मूव करना है और आसानी से हम इनको मूव कर सकते हैं। इसके अलावा हमने ग्रो बेड्स कुछ बड़े साइज के डेवलप किए, जैसे ये 2 बाय 4 बाय 8 फीट का है, जिसमें हमें 32 प्लांट्स लगाने की जगह मिलती है, 32 क्यूबिक स्क्वायर फीट जगह मिल रही है। इसके साथ हमने ड्रिप इरिगेशन भी इंस्टॉल किया ताकि इसमें पौधों को पानी देना आसान हो। ड्रिप इरिगेशन से हम यहाँ पाइप कनेक्ट करते हैं और ये सारे पौधों को धीरे धीरे पानी देना शुरू कर देता है। इसका फायदा होता है कि एक तो पानी की बचत होती है ड्रिप इरिगेशन से, और आपका समय भी बचता है पौधों को पानी देने में। इसके अलावा ये 2 बाय 4 का यूनिट 2 टायर, जिसके नीचे भी व्हील्स लगे हैं, ये उसी की तरह जो कम हाइट वाली सब्जियां हैं जैसे लीफी ग्रीन्स वगैरह, उनके लिए इसमें 2 बाय 4 फीट के ग्रो बेड है। 2 बाय 4 और 2 बाय 4, इसमें हमें ऐसे 16 फीट की जगह मिल जाती है सब्जियों को ग्रो करने के लिए। और ये मूव करने भी बड़े आसान है, हम धूप या छांव या बारिश में इसको कहीं पे भी मूव करके लेके जा सकते हैं। वैसे ही इसमें ये कंप्लीट यूनिट है 4 बाय 4 फीट का, जिसमें शेड की प्रॉब्लम भी इसमें हल की हुई है। 4 बाय 4 फीट का इसमें ग्रो बैग है, ड्रिप इरिगेशन के साथ इसमें ड्रिप इरिगेशन भी लगी हुई है, प्लस इसमें पौधों को सपोर्ट देने के लिए अंदर वाली साइड यहाँ से हम पौधों को बांध भी सकते हैं, जैसे टमाटर के पौधों या छोटी बेलों को सपोर्ट की जरूरत पड़ती है उनके लिए। इसके साथ ही हमने ये शेड नेट भी स्टिच करके इसमें लगाया है, जो आसानी से हम किसी भी डायरेक्शन में धूप रोकनी हो तो रोक सकते हैं, और अंधेरी में, तूफान में पौधों को टूटने से बचाने के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। और इसके नीचे भी व्हील्स लगे हैं, थोड़ा हैवी है लेकिन जरूरत पड़ने पर हम इसे मूव कर सकते हैं। पौधों को हवा, पानी और अच्छे पॉटिंग मिक्स के अलावा और भी कुछ चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, जैसे फलों और सब्जियों के पौधों को रूटीन में न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ती है ताकि वो रेगुलर से अच्छे फल और सब्जियां हमारे लिए प्रोड्यूस करते रहें। इसके लिए हम घर में ही किचन वेस्ट से बनी हुई खाद का इस्तेमाल करते हैं, या फिर ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र काऊ डंग से बना अमृत पेय का इस्तेमाल करते हैं। और अगर कभी पौधे को कोई बीमारी या कीटों का हमला होता है तो उसके लिए हम नेचुरल इंस्टेंस ही, जो प्योर नेचुरल है, उनका इस्तेमाल करते हैं, जैसे नीम ऑयल का स्प्रे, दालचीनी का पाउडर का स्प्रे इत्यादि। इसके अलावा गुड वाइब्रेशन का बहुत ज़्यादा असर हमारा पौधों पर पड़ता है, जिसके प्रयोग हमने ब्रह्मा कुमारी के तपोवन में देखे।
और तब से ही हम सुबह और शाम पौधों के बीच में बैठ के राजयोगा मेडिटेशन करते हैं, जिससे परमात्मा से ली हुई शुद्ध वाइब्रेशन पौधों को भी देते हैं और उनसे बातें करते हैं। जब उनका ध्यान रखते हैं, उनको पानी देते हैं, तो उनसे अच्छी अच्छी बातें करते हैं, जिसका असर पौधों पे बहुत ही अच्छा होता है। साथ में परमात्मा के गीत, लाइट म्यूजिक वगैरह प्ले करते हैं, तो उसकी भी वाइब्रेशन से पौधे बड़े खुश रहते हैं। और फाइनली सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन होने के बाद एक चुनौती अभी भी हमारे सामने खड़ी थी, और वो थी कॉस्ट को कट डाउन करना। इसलिए हमने डायरेक्ट सप्लायर से कांटेक्ट करके इन सारी चीज़ों को जो होम गार्डनिंग सेटअप में चाहिए, उन्हें बेस्ट क्वालिटी और बेस्ट प्राइस पर आउटसोर्स करवाया। क्योंकि आपने सुना होगा कि स्टार्टिंग में हमने बोला था कि हमने ये सब कुछ इसीलिए किया था कि हम अपनी और आप सबकी मदद कर सकें। तो अब हमारे लिए तो सेटअप हो गया, लेकिन अभी भी ये काम अधूरा था अगर हम इसे आप तक पहुंचा ही नहीं पाए। हम ये चाहते थे ये सब बातें देखकर और सुनकर हर किसी को फील हो कि अरे हाँ, ये तो हम भी कर सकते हैं, ये तो बहुत आसान है। अभी अभी हम सभी ने सुनील भाई और मोनिशा बहन को सुना, जिसके आधार से ये यौगिक गृहवाटिका क्या है वो आप सभी को और भी अच्छी तरह से क्लियर हो गई होंगी। इसके बाद हम निमंत्रण देते हैं हमारे अति मीठे, अति श्रेष्ठ और प्रैक्टिकल में पिछले 15 सालों से यौगिक खेती करने वाले हमारे ब्रह्मा कुमार महेंद्र ठाकुर भाई, जो कि गोंदिया में रहते हैं, जिन्होंने सूक्ष्म जीवशास्त्र की पढ़ाई की है। उसके उपरांत बहुराष्ट्रीय कंपनियों में 3 वर्ष नौकरी करने के बाद इनको ये प्रेरणा आई कि जैसे कहा जाता है उत्तम खेती, मध्यम व्यापार, कनिष्ठ नौकरी, तो इन्होंने कनिष्ठ नौकरी को छोड़ कर के उत्तम खेती करने का संकल्प किया और गोंदिया के अंदर 100 एकड़ में बहुत सुंदर इन्होंने यौगिक खेती का मॉडल किया हुआ है। उसमें और भी कई प्रकार की लैबोरेटरीज़ खोली हुई है और खुद यौगिक खेती करते हुए सारे जनमानस को वो बता रहे हैं कि कैसे यौगिक खेती करने से जो हमारी फसल है वो उत्तम क्वालिटी की मिलती है, अधिक मात्रा में भी मिलती है और उसका फ़ायदा कैसे जनमानस को होता है। तो अभी हम सुनेंगे ब्रह्मा कुमार महेंद्र भाई। नमस्कार भाई बहनों, आज जिस विषय को लेकर हम यहाँ हैं तो वो विषय है हमारा टेरेस गार्डनिंग, छत के ऊपर या फिर हमारे किचन गार्डन में हम अनेक प्रकार के फल और सब्जियाँ कैसे उगाएं ताकि हमारे घर में ही कुछ सब्जियाँ और फल हम अपने लिए सात्विक फूड उगा सकें। इस विषय के लिए आज का अभी का विषय है कि जब ये पौधे हम लगाते तो इसमें कई प्रकार की बीमारियां आती है, जो डिसीजेस आते हैं, तो उसकी रोकथाम हम कैसे करें। और उसके लिए खास इस सेशन में हम देखेंगे कि ये किस प्रकार की बीमारियां हैं और ये कैसे कैसे आती हैं। तो जनरली ये बीमारियां हम देखते हैं तो ये या तो बैक्टीरिया से आती हैं या फिर वायरस से आती हैं या फिर कुछ फंगस से आती है, फफूंदजन्य होती है। कुछ कीटक जो होते हैं, कई प्रकार की इल्लियाँ हैं, कई प्रकार के इंसेक्ट हैं, तो ये कीटक के द्वारा भी जो बीमारी आती है जिसके वजह से हमारे क्रॉप को नुकसान होता है। तो इन बीमारियों के बारे में आज हम देखेंगे ये आती कैसे हैं और इनका अगर रोकथाम करना है तो हमारे पास घरेलू उपाय, ज़्यादातर हम ये देखेंगे कि घरेलू उपाय ऐसे कौन से हैं जिससे हम इनकी रोकथाम कर सकें। तो इस प्रकार की जो बीमारियां आती है तो इसको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक है जिसको हम कहते हैं सॉइल बॉर्न, मतलब जमीन में के द्वारा कुछ आने वाली बीमारियां, और दूसरी बीमारी है
जो ऊपर में वातावरण से, जिसमें जमीन से आने वाली खास करके बीमारियां वो होती है जो हमारे पौधों को जड़ों से गला देती है, और जो फंगल इन्फेक्शन जो होते हैं, जो फफूंदजन्य बीमारियां होती है, वो कुछ बीमारियां जमीन से आती हैं। जमीन से इसलिए कि वहाँ हम कई प्रकार के या तो खाद डालते हैं, मिट्टी डालते हैं, पानी डालते हैं, तो जिसके वजह से हमारे पेड़ पौधों पर आती हैं। और दूसरा है वातावरण में कई बार ऐसा समय आता है, कभी बारिश होती है, कभी नमी रहती है, कहीं बाजू के इधर उधर खेतों से या किधर से कीटक आते हैं, तो ऐसे कई प्रकार के कीटक जो आते हैं, कीड़े आते हैं, उनकी भी रोकथाम हमें करना है। तो कुछ कीटक ऐसे हैं जो इल्लियों के रूप में आते हैं और पत्तियों को खाते हैं, तो इनको हम कैसे करें वो हम देखेंगे। अभी हम देखेंगे कि पेड़ पौधा जब हम लगाया जाता है तो ये पौधे को एक बार लगाने के बाद ये जब ऊपर आने लगता है और बड़ा होता है, तो नीचे जड़ों का संरक्षण करने के लिए हम अक्सर पेड़ पौधों में खाद डालते हैं। और ज़्यादातर हम ये देखते हैं कि हमारे पास मिट्टी हो और मिट्टी के साथ में हमारे पास नेचुरली अवेलेबल जो है वो है गोबर की खाद। तो जो हम गोबर की खाद इस ज़मीन में जहाँ डालते हैं, तो ये गोबर की खाद कैसी होनी चाहिए। कई बार ये होता है कि ये गोबर अगर ताज़ा है, कंप्लीट डाइजेस्ट किया हुआ नहीं है, कंपोस्ट नहीं किया गया है, तो वो गोबर के खाद में भी कई प्रकार के फफूंद होती है या कई प्रकार के ऐसे कीटक होते हैं जिसके वजह से बीमारियां आती हैं। अभी हम देख रहे थे कि जो खाद के रूप में हम गोबर डालते हैं जिसमें कई सारे प्रकार की बीमारियां आने के चांसेस हैं, तो उस खाद को कंपोस्ट होना चाहिए। अगर वो अच्छे से सड़ा हुआ नहीं है तो हम अपने ही छत पर या जहाँ जगह है वहाँ पीट बनाकर इस खाद को नीचे ऊपर कटिंग करके नीचे ऊपर कर सकते हैं, जिसके वजह से अगर वो सूख रहा है तो उसमें हम पानी डालें, नीचे ऊपर करें, और उसके अंदर अगर हमारे पास जो फफूंदनाशक, जैविक फफूंदनाशक है जैसे कि ट्राइकोडर्मा है, तो ऐसा अगर ट्राइकोडर्मा नामक अगर फफूंदनाशक हम डालेंगे तो इसकी गुणवत्ता बढ़ेगी, और ये जो गोबर खाद है ये खाद हमारा अच्छा गुणवत्ता वाला भी होगा और उसके अंदर में किसी भी प्रकार के खास करके फफूंदजन्य बीमारियों की सीड्स नहीं होंगे। तो इसीलिए ये इस तरह से हम गोबर खाद को अच्छा डाइजेस्ट किया हुआ करें, या फिर हमारे पास कंपोस्ट खाद है तो प्रॉपरली कंपोस्ट होना चाहिए। वो जब हम ज़मीन में डालते हैं तो ज़मीन के अंदर में सूक्ष्म जीवाणुओं के साथ और मिट्टी के साथ में पौधों को हमें कई प्रकार के न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। अगर हम देखें तो डिसीज़ मैनेजमेंट में न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट का भी बड़ा अच्छा रोल है। मतलब ऐसा है कि अगर बीमारियां कम चाहिए तो हमारे पौधे को अच्छा पोषक अन्न भी चाहिए। तो कई बार ये होता है कि पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं और हमें ये समझ में नहीं आता कि वो पत्तियां पीली पड़ रही है तो वो क्या बीमारी के वजह से हो रही है, या फिर एज उसका हो गया, ओल्ड एज हो गया इसीलिए हो रही है, या फिर कोई उसके ऊपर अन्य बीमारी है। अगर कोई पोषक तत्व की कमी भी है, जैसे नाइट्रोजन की भी कमी है, तो इस तरह से अगर कुछ कमी है, आयरन की कमी है, तो पत्तियों में पीलापन आने लगता है। तो इसीलिए हमें न्यूट्रिएंट्स, उसको अन्न तो देना ही है, लेकिन बीमारियां न आए तो इसीलिए हमें कुछ दवाइयाँ जो है जो हम घर में बना सकते हैं उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी हम देखेंगे कि पौधा जैसे जैसे बड़ा होता है, जैसे गार्डन में या तो हम सब्जियों के पौधे लगाए या फलों के पौधे लगाए, तो वो पौधा जैसे जैसे बड़ा होगा आगे आने के बाद इसके ऊपर समय के अनुसार अलग अलग बीमारियां आ सकती हैं। तो इसके रोकथाम के लिए हमारे पास जो साधन है वो है, जो हम सबको पता है, नीम का जो पौधा होता है उसके चाहे पत्ते हो या बीज हो या उसका छाल हो, सभी उसके जो पार्ट्स है वो बहुत महत्वपूर्ण है और उनमें ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे रिपेलेंट का काम करता है, मतलब बहुत सारे बीमारियों को आने से वो रोकता है। तो वो भी हम देखेंगे कि ये नीम बेस्ड पेस्टिसाइड, जिसको हम नीम का अर्क कहेंगे, तो नीम के अर्क में एक आता है कि इस समय पर, गर्मी के समय पर हमारे पास नीम के बीज होते हैं, हम गांव से या आजू बाजू से कहीं वो जमा करके घर में रख सकते हैं। जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तो नीम बीज का अर्क कैसे निकालना, ये आपको इस चार्ट में दिखाया गया है। तो जिस चार्ट, जैसे वो चार्ट में दिखाया है उस हिसाब से हम नीम बीज का अर्क निकालें और उसका स्प्रे करें। दूसरी बात, अगर उस समय हमारे पास बीज अवेलेबल नहीं है और फिर भी हम अपनी रोकथाम के लिए यूज़ करना चाहते हैं, तो हमारे पास नीम की पत्ती है,
तो हरी पत्तियां, फ्रेश पत्तियां लाकर भी उसके नीम पत्तियों का अर्क कैसे तैयार किया जाता है वो इस चार्ट में दिखाया गया है। तीसरी बात, नीम की खल्ली भी यूज होती है जो हम यहाँ पर डालते हैं। तो नीम में एजाडिरेक्टिन नाम का जो कंटेंट होता है वो सबसे बेस्ट है, बहुत अच्छा उसका कारगर उपाय है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ये दवाइयाँ हमारे पास नहीं हैं और हमें इसका इस्तेमाल करना है। तो क्या मार्केट में ऐसी कोई दवाइयाँ हैं जिसका हम इस्तेमाल कर सकते? तो हाँ, मार्केट में अभी भी जैविक पद्धति से, जैसा मैंने कहा कि ये ट्राइकोडर्मा विरिडी जो इस तरह से दिखाया जाता है, ये जो है ये ट्राइकोडर्मा विरिडी नाम का पाउडर है जो हम किसी भी फल पौधों को डालेंगे तो उसमें उसके पोषक तत्व भी बढ़ते हैं और फफूंदजन्य बीमारियों को भी रोका जाता है। साथ साथ ये देखा गया कि अगर हम बाजार में जाएं तो उनको क्या पूछे, तो नीम बेस्ड पेस्टिसाइड जो है वो भी हमें इस तरह से बनाए जाते हैं। जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जो होती है, जो जैविक दवाइयाँ बनाती हैं, उनके पास एजाडिरेक्टिन नाम के अलग अलग फार्मूलेशंस होते हैं। तो ये जो एजाडिरेक्टिन है 300 ppm से 5000 ppm, 10,000 ppm से 50,000 ppm तक ये एजाडिरेक्टिन अवेलेबल है। तो ये एजाडिरेक्टिन का कंटेंट भी मार्केट में अवेलेबल होता है जो अलग अलग मात्रा में पानी में डाल के हम उसको स्प्रे कर सकते हैं। तो ये हमारे किसान भाई बहनें या फिर हम घर में जो उगाने वाले हैं फल सब्जियां, उनके लिए एक बहुत अच्छा साधन है कि अगर हम अपने प्रिपरेशंस अपने घर में अगर नहीं कुछ कर सके तो हम बाजार से लेकर भी उसको किया जा सकता है। अब हम देखेंगे कि इसके अलावा भी हमारे पास कौन से प्रिपरेशंस है जो हम अपने घर में बना सकते हैं और पौधों की देखभाल कर सकते हैं। जैसा हमने पौधा लगाया और लगाने के बाद बड़ा होने लगता है तो इस पौधे के ऊपर कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिसको हम सकिंग पेस्ट कहते हैं। सकिंग पेस्ट मतलब ऐसा है कि वो चूसक होते हैं, रस चूसक कीड़े जिसको कहते हैं। तो इसमें माइट्स आती है, थ्रिप्स आती है और कुछ मिलीबग्स जिसको मावा कहते हैं। तो इस तरीके से भी बहुत सारी बीमारियां जो आती है जो पौधों को नाजुक कर देती है या उसको नुकसान करती हैं। तो ये रस चूसक कीड़े जो होते हैं उसके रोकथाम के लिए भी हमारे पास जैसे एजाडिरेक्टिन एक बताया या नीम बेस्ड है, उसके साथ साथ में और भी प्रिपरेशंस हैं जो प्रिपरेशंस को हम अपने घर में कर सकते हैं। ऐसे हम देखेंगे कि हमारे घर में जो अवेलेबल है तो उसमें से एक है अदरक, दूसरा है हरी मिर्च। ये अदरक और हरी मिर्च को हम अच्छे से कूट कर उसकी पेस्ट बनाएं जिसको हम चटनी कहते हैं और उसमें हम हींग डालें। तो ये जो प्रिपरेशंस है ये भी बहुत सारे कीटाणुओं के रोकथाम के लिए हमें काम आता है। तो वो कैसे बनाने का वो विधि यहाँ दिखाई गई है। तो इस तरीके से हमारे घर के अंदर ही हम कुछ प्रिपरेशंस बनाकर हमारे पौधों का संरक्षण कर सकते हैं। अगर वो पौधे बड़े हैं तो उनमें हमें लगातार आगे तक देना होगा और कुछ पौधे कम हैं, छोटे हैं, तो उनको हम 15 दिन के इंटरवल में, 10 दिन के इंटरवल में, जैसा वातावरण के हिसाब से और कोई प्रभाव अगर दिखता है, परिणाम दिखता है कि बीमारी ज़्यादा आ सकती है या आ रही है, तो उसका हम 8 दिन के अंदर भी हम उसका स्प्रे ले सकते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि कुछ बोरर होते हैं जिसको हम कहते हैं इल्ली। तो वो पत्ते भी खाती है, कभी फल भी खाती है, कभी फूल के ऊपर भी अटैक करती है। तो इसके लिए भी इसके अलावा मार्केट में अन्य साधन भी है, अन्य उत्पाद भी है जो मार्केट में जैविक के माध्यम से अवेलेबल होते हैं, जो बगैर केमिकल को, बगैर
वातावरण को नुकसान किए, बगैर पर्यावरण को नुकसान किए, उनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि वो इस तरह से है। एक होता है जिसको कहते हैं बेवेरिया बेसियाना। तो ये बेवेरिया बेसियाना नाम का एक फफूंद है जो पर्टिकुलरली इल्लियों को ही मारता है, बाकी किसी को नुकसान नहीं करता है। उसके साथ साथ दूसरा प्रोडक्ट भी एक अवेलेबल मार्केट में होता है जिसको कहा जाता है वर्टिसिलियम लेकानी। तो ये मिलीबग है, रस चूसक कीड़े हैं, इनके लिए भी बहुत अच्छा काम करता है। तो इस तरीके से हमारे पास अलग अलग साधन हैं जिसके वजह से हम हमारे फसल का, चाहे वो सब्जियों का हो या फिर फलों के पौधे हो, उनका संरक्षण हम कर सकते हैं। अभी हम देखेंगे कि कीटकों के रोकथाम के लिए हमारे पास एक तो है नीम और दूसरे है गाय। तो गाय से उत्पादित जितनी भी वस्तु हैं, चाहे वो गाय का गोबर हो, गोमूत्र हो, दूध है, दही है और मट्ठा है, छाछ और उसके साथ में घी, तो ये सारी चीज़ों का अपने अपने जगह पर बड़ा महत्व है। तो इसमें भी इस चार्ट में हम आपको दिखा रहे हैं कि गाय के कौन से घटक में कौन सी चीज़ें ऐसी है जो हमें कीटक के रोकथाम के लिए काम आती हैं। तो उसमें हम देखेंगे कि जैसा हमने कहा कि गाय का गोमूत्र, अगर हमारे पास गाय अवेलेबल नहीं भी है, हमारे घर में नहीं है, तो भी गोमूत्र हम अरेंज करके अपने बॉटल में रख के, कैन में रख के अपने घर में रख सकते हैं। उसके बारे में और एक बात मैं बता दूं कि गोमूत्र की ऐसी कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती है। आज इस साल का गोमूत्र आप अगले साल अगर यूज़ करते हैं, जितना ज़्यादा दिन रहेगा उतना ज़्यादा वो इफ़ेक्टिव रहेगा। तो हमारे लिए गोमूत्र अपने पास स्टॉक में रखना ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं हो सकती है। शायद वो हम कहीं से अरेंज करके गोमूत्र को अपने पास रखें। साथ में हमारे पास दही होता है, उसका छाछ होता है। तो ये चीज़ों से दही, छाछ और गोमूत्र, जैसे हम छाछ और गोमूत्र को मिक्स करें और उसमें कुछ हींग डालें, तो इस तरह से अगर हम प्रिपरेशंस देते हैं तो बहुत सारे जो वायरस वाले इन्फेक्शंस है उनको इससे रोकथाम की जा सकती है। तो इसमें और प्रिपरेशन में आएगा घी, गोबर। तो ये चीज़ों में जो भी हमारे पास अवेलेबल है, हम आपको आगे चार्ट में दिखा रहे हैं कि वो चार्ट में गाय से निकले हुए गोमूत्र, दही, छाछ, हींग, घी और गोबर, इससे कैसे हम उसको इस्तेमाल करें और हमारे क्रॉप को हम प्रोटेक्ट कर सकें। तो इस तरीके से इस फार्मिंग में, चाहे वो टेरेस फार्मिंग हो, ऑर्गेनिक फार्मिंग हो या जैविक फार्मिंग हो, उसमें गाय का बहुत बड़ा महत्व है। तो इस फार्मूलेशंस को भी हम अपने घर में इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी भाइयों और एक हम महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ देखेंगे कि जब हमारे पौधों को हम पानी देते हैं तो पानी हमें कितना देना है और पानी की ज़रूरत कितनी है। तो पानी हमें उतना ही चाहिए जितना वो मिट्टी को नमी बना के रखे। कई बार ये देखा गया है कि एक्सेस वाटर, ज़्यादा पानी देने के वजह से भी कुछ बीमारियाँ आती है, या तो जड़गलन होती है या फिर उकटा लगता है और कोई दूसरी और उसमें फंगस आ जाती है। तो इस तरीके से अगर हम एक्सेस वाटरिंग करेंगे, ज़्यादा पानी देंगे, तो हमारे फसल को हम खराब कर रहे हैं, जिसकी वजह से अन्य बीमारियां आ सकती हैं। दूसरा है कि पानी का इंटरवल ज़्यादा हो, मतलब बहुत ज़मीन कड़क हो गई है, पानी का बहुत दिनों तक हमने दिया नहीं है और फिर हम पानी देते हैं, तो उसको स्ट्रेस कहा जाता है। तो पौधों को दोनों चीज़ें, बायोटिक और अबायोटिक, मतलब जैविक भी और भौतिक भी, ऐसे अगर स्ट्रेस आए या तनाव आए तो उसके ऊपर आने वाले समय में बीमारियों का प्रकोप बढ़ता है। तो हम अपने टेरेस गार्डन में
पानी की जो मात्रा है वो संभाल कर इस्तेमाल करें। हम ज़मीन में अगर हमारे इसमें सॉइल में ह्यूमस अच्छा है, गोबर खाद अच्छी डाली है, या फिर हमने थोड़ा बहुत उसमें कंटेंट जैसे हम अपना ये देखेंगे कोकोपीट वगैरह डालेंगे तो वाटर को होल्ड करके रखता है। तो इस तरीके से पानी एक महत्वपूर्ण चीज़ है जिसका हमने बराबर मैनेजमेंट सही तरीके से करना है। एक्सेस पानी अगर ज़्यादा का पानी हम देते हैं तो उसमें भी हमारे फसल में बीमारियों का प्रकोप ज़्यादा हो सकता है। अभी हम देखेंगे कि हमें अगर डिसीज़ मैनेजमेंट करना है, हमको बीमारियों की रोकथाम करना है, तो हमारे पास निसर्ग ने कुछ नैसर्गिक साइकिल दी हुई है। अगर उसको हम बराबर सेटिंग करें, चाहे वो हमारे खेत हो या फिर हमारा छोटा गार्डन हो, टेरेस हो, तो इसमें अगर हम उस साइकिल को मैनेज करते हैं तो कुछ बीमारियों की रोकथाम उसमें की जा सकती है। जैसे कि हमने देखा है कि एक फसल, सिंगल फसल लगाने के बाद में कुछ कीड़े उसमें आना संभव है, वो आ सकते हैं। लेकिन ऐसा देखा गया कि हमारे बगीचे में या हमारे गार्डन में कुछ पौधे ऐसे होने चाहिए जो पर्टिकुलरली उस कीड़े को वो अट्रैक्ट करें। अगर हम देखा जाए तो इस गार्डन में एक हम बड़ा वाला मक्के का पेड़ लगाए, कुछ मक्के के 1-2 पेड़ लगाए, तो मक्के के पेड़ में क्या होगा कि कुछ जो इल्लियाँ जो है, पर्टिकुलरली जो बोरर होता है, वो मक्के के ऊपर सबसे पहले जाएगी क्योंकि वो उसका होस्ट प्लांट है। तो आपने एक गमले में 1 या 2 मक्का लगा दिया है तो ये जो क्रॉप है, ये क्रॉप की सेफ्टी हो जाएगी। जो कीड़ा लगना है हमारा मक्के के ऊपर जाएगा अगर वो इल्ली या बोरर टाइप का है। दूसरा हम देखेंगे कि हमारे पास हमको कुंडियों में या गमले जो होते हैं उसमें हम कुछ फ्लावर्स वगैरह भी लगाते हैं। अगर एक साइड में हम दूसरा पौधा लगाएं जिसको जासवंत कहते हैं, हिबिस्कस, तो ये पौधा जो इस तरह से जो फूल आता है, तो ये जासवंत यानी हिबिस्कस अगर लगाएंगे तो इसके ऊपर मिलीबग जो है, मावा जो है, वो अट्रैक्ट करेगा। तो हमारी जो मुख्य फसल है उसके ऊपर उसका ध्यान नहीं जाएगा क्योंकि उसको खाने के लिए पर्याप्त मात्रा यहाँ पर अवेलेबल है। इस तरीके से हम छोटा पौधे लगा सकते हैं जिसको हम कहते हैं गेंदे के फूल, मैरीगोल्ड। तो हमारे फार्म के अंदर या फिर टेरेस के ऊपर 1-2 कुंडियों में मैरीगोल्ड हो या फिर जहाँ हम लगाते हैं वहाँ बीच में भी हम लगा सकते हैं, जिसके वजह से कुछ निमेटोड जैसे कंट्रोल हम कर सकते हैं। तो जिस ज़मीन के अंदर में और फसल लगाई है तो उसमें हम गेंदा लगा सकते हैं। तो इस तरीके से हम अलग अलग क्रॉप लगाते हैं, मिक्स क्रॉप करते हैं, तो कुछ बीमारियां वो नेचुरल तरीके से कंट्रोल की जाती है और हमें अच्छी फसल मिल सकती है। इंटर क्रॉपिंग में हमारे क्रॉप के साथ में और एक पौधा है जो हमारे घर में अक्सर उसकी बिजाई होती है और उसको हम कहते हैं सरसों। तो सरसों का पौधा लगाने से, मस्टर्ड लगाने से भी बहुत सारे पेस्ट को वो रिपेल करता है और बीमारियां आने से रोकता है। अब हम देखेंगे कि इसके अलावा और भी हमारे पास कुछ घरेलू उपाय हैं। तो वो घरेलू उपाय ऐसे हैं कि जो पेस्ट होती है वो पीले कलर को बहुत अट्रैक्ट करती है और पीले कलर को ऊपर अट्रैक्ट होने के बाद वो उसके ऊपर चिपकती है, तो उसको कहा जाता है स्टिकी ट्रैप्स। तो स्टिकी ट्रैप्स क्या होते हैं कि एक पीला कलर का हम पेपर ले और उस पेपर को दोनों सतह पे हम ऑयल लगा दें। तो ऑयल इस तरह का लगाए जो थोड़ा गाढ़ा और चिकट होता है। तो ऐसे चिकट ऑयल को दोनों तरफ लगा के हमारे बगीचे में या हमारी जहाँ फसल है वहाँ हम एक जगह पर यहाँ होल करके एक पौधों को टांग दें। तो क्या होगा कि जैसे उसके ऊपर धूप गिरेगी तो वो पीले कलर के पास वो कीटक जो है वो अट्रैक्ट होंगे और वो जो कीड़े हैं वो यहाँ चिपक जाएंगे। यहाँ जैसे वो बैठ गए तो बहुत सारे कीड़े आपको पता चलेगा ये यहाँ बैठ गए और चिपक गए हैं। तो ऐसे अक्सर करके पुराने ज़माने में ये गांव में ये किया जाता था कि कीड़े अगर बहुत सारे आए तो कुछ पेपर पे आप तेल लगा दीजिए, तेल लगाएंगे वो तेल को चिपक जाएगा। आजकल ये ऐसे स्टिकी ट्रैप्स मार्केट में भी आते हैं और हम सिर्फ इतना ही है कि जो ऑयल है वो गाढ़ा वाला स्टिकी ऑयल होना चाहिए जो हम लगा के, जैसे एरंडी का ऑयल लगाते हैं तो एरंड का ऑयल लगाने से वो
उसको चिपक जाता है। इस तरह से कुछ ट्रैप्स भी होते हैं, उसका भी इस्तेमाल होता है, चाहे वो लाइट ट्रैप हो या फिर फनेल ट्रैप हो या फेरोमोन ट्रैप्स हो। तो इस तरीके से जैविक पद्धति से हम अपना नियंत्रण कर सकते हैं। सभी ने अभी अभी महेंद्र भाई जी को सुना। सुनने के बाद सुनने वाले छात्रों को और भी इच्छा हो गई होंगी कि हम गार्डन ज़रूर करेंगे, अपने हाथ से पौधे सब्जियां ज़रूर उगाएंगे। अभी लास्ट एंड बेस्ट हम सभी सुनेंगे हमारे अत्यंत आदरणीय, अत्यंत माननीय बद्री विशाल तिवारी भाई जी को। हमारे यह भाई लखनऊ में रहते हैं, वहाँ पर सहायक निर्देशक कृषि विदेशालय उत्तर प्रदेश में सेवारत है। हमारे बद्री विशाल तिवारी भाई जी किसान परिवार में जन्मे, स्वयं खेती किया, खेती कराई और पिछले 35 वर्षों से भी अधिक खेती वाले विभाग में ही सेवारत है। इनके मन में किसानों के प्रति अत्यंत भावना है। किसानों का जीवन कैसे अच्छा बने, किसान तन से, मन से, धन से, जन से सुदृढ़ कैसे बने, उसके लिए सदा ही सेवारत रहते हैं। इसी प्रकार किसानों के सशक्तिकरण हेतु राज्य सरकार तथा ब्रह्मा कुमारीज के संयुक्त प्रयास से उत्तर प्रदेश के सभी 18 मंडलों से दिव्य किसान सेवा रथ निकालकर किसान सशक्तिकरण अभियान का आयोजन भाई जी ने किया। और केवल ये रथ यात्रा निकाली नहीं, लेकिन ये रथ यात्रा इतनी सफल रही कि उसके बाद कई सारे किसानों ने उत्तर प्रदेश में यौगिक खेती करने का संकल्प भी किया और प्रैक्टिकल भी कर रहे हैं। तो अभी हम उनकी भावना इस यौगिक गृह वाटिका के प्रति क्या है और भी अच्छा गाइडेंस कहो या अनुभव युक्त बातें कहो, हम सभी सुनेंगे आदरणीय बद्री विशाल तिवारी भाई जी से। ओम शांति। यौगिक गृह वाटिका की स्थापना के 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम की समापन पर मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। ये वास्तव में यौगिक गृह वाटिका नहीं, बल्कि स्वर्णिम दुनिया की स्थापना के लिए एक मील का पत्थर है। सत्युग में घर घर में वाटिका होगी, घर घर में फूल, पेड़ पौधे, सुंदर सुंदर वृक्ष, वनस्पतियां होंगी। उसका एक मॉडल आप सब तैयार करने जा रहे हैं। और केवल ये गृह वाटिका नहीं है, एक क्रांतिकारी कदम है जो आज तक, अभी तक लोगों के मन में ये भावना थी कि कृषि और ग्राम विकास प्रभाग केवल किसानों के लिए काम करता है। आज के बाद लोगों को एहसास होगा कि ये केवल किसानों के लिए नहीं, बल्कि सभी के लिए है, शहरवासियों के लिए है। जब लोग इस प्रोजेक्ट को देखेंगे, एडॉप्ट करेंगे, घरों में, अपने लॉन में, छत पर, बालकनी में सुंदर सुंदर पौधे लगाएंगे, सब्जियां लगाएंगे, और जो उससे उनको आंतरिक सुकून मिलेगा उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। हम जानते हैं कि प्रकृति और पुरुष जब दोनों का समन्वय होता है तभी स्वर्णिम दुनिया आती है। तो ये एक कदम है प्रकृति और पुरुष के समन्वय का। ये कदम है पर्यावरण को दुरुस्त करने का।
जो ऑक्सीजन की कमी हो रही है घरों में, आसपास शहरों में, उसकी पूर्ति का। तो हमें इस प्रशिक्षण के बाद आगे क्या करना है इस पे जरूर विचार करना चाहिए, क्योंकि अगर हमने प्रशिक्षण ले लिया और प्रैक्टिकल में नहीं किया तो इस प्रशिक्षण का कोई लाभ नहीं है। और ये बहुत खुशी की बात है कि प्रशिक्षण ऐसे समय पर आयोजित हुआ है जब आगे आने वाले महीनों में अर्थात जून जुलाई में हम विभिन्न प्रकार की सब्जियों की फसलें लेते हैं। भिंडी, लौकी, तोरई, करेला, लोबिया, टमाटर, मिर्ची, ये सब हम जून जुलाई में लेने वाले हैं। तो इनको हम शुरुआत करें। हम अगर बीज बोने वाले पौधे हैं तो बीज ले आए, उनको बोएं, और जिनका हम नर्सरी नहीं डाल सकते हैं तो नर्सरी तैयार मिलती है, तैयार नर्सरी को लाएं और अपने घरों में रोपित करें, छतों पर रोपित करें। कुछ वृक्ष भी लगा सकते हैं, छोटे छोटे वृक्ष जो पर्यावरण के हितैषी हैं और हमारे लिए भी बहुत लाभप्रद हैं। नींबू है, आप लगा सकते हैं, और आम्रपाली के पौधे हैं, उनको आप लगा सकते हैं। अमरूद है, लगा सकते हैं। और आपके पास आम्रपाली के अलावा अनार है, लेमन ग्रास है, ये आप लगा सकते हैं। मीठी नीम के पौधे लगा सकते हैं, इनको आप रोपित करिए। ये सब चालू हो जाएगा जून जुलाई में। और सबसे बड़ी चीज ये है कि हम जब कभी कोई उत्सव करते हैं तो उनको पेड़ पौधों से जोड़ें, प्रकृति से जोड़ें। किसी का जन्मदिन होता है, बच्चों का जन्मदिन होता है, उनको उनके हाथ से पौधे रोपित कराएं। हमारे एक मित्र हैं, उनके बेटी का जन्मदिन था, वो अपना अनुभव शेयर करते हैं। जब उनसे हम प्राकृतिक योगिक खेती की बात करते हैं तो अपना अनुभव शेयर करते हैं। वो कहते हैं कि हमने अपने लॉन में नींबू के पौधे लगाने थे और हमारी बेटी का जन्मदिन था, तो बेटी के जन्मदिन पर उससे हमने कहा कि तुम एक पौधा रोपित करो। उसने एक नींबू का पौधा रोपित किया। उस पौधे से जो नींबू निकलता है, जो इसकी पौधे की स्थिति है, जो उसमें लौलीनता है, जो हरियाली है, जो उसका विकास है, वो कहते हैं और पौधों का नहीं है। शायद भावनात्मक जुड़ाव के कारण ऐसा है। तो इस तरीके से जब आप करेंगे तो ये आपका कार्यक्रम बहुत ही सफल रहेगा। और भावनात्मक रूप से जुड़ाव बहुत जरूरी है। जब आप किसी को कोई उत्सव होता है, गिफ्ट देते हैं, पौधे गिफ्ट दीजिए, उनको प्रेरित करिए। जो आप अपने यहाँ कर रहे हैं पहले अपने यहाँ करिए, फिर दूसरों को प्रेरित करिए। और सबसे जरूरी काम यह है कि ये जो ग्रुप है जिसने आज ट्रेनिंग लिया है, एक साथ जुड़ा रहे। और इसको जोड़ने के लिए जरूरी है कि ये सारा ग्रुप एक टेलीग्राम ऐप है, उसको डाउनलोड करें। उस टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करेगा तो हम लोग एक ग्रुप बना देंगे जिसमें आपके आने वाली समस्याओं का निराकरण होगा, सुझाव होगा, आपके प्रश्न होंगे, उनका उत्तर होगा। ये आपको मिलता रहेगा, आपको गाइडेंस मिलती रहेगी। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण कदम आज कृषि और ग्राम विकास प्रभाग ने उठाया है। एक बहुत ही सुंदर प्रोजेक्ट यौगिक गृह वाटिका, जिसके नाम से ही, नाम बोलते ही अंदर से मन प्रसन्न होने लगता है और सत्य के दृश्य सामने आने लगता है। निश्चित रूप से ये स्वर्णिम दुनिया की स्थापना में मील का पत्थर साबित होगा। और मैं ऐसे सभी भाई बहनों का जिन्होंने इस प्रोजेक्ट के पीछे काम किया है, जिन्होंने प्रशिक्षण दिया है, जो इसको आगे ले जाने का संकल्प रखते हैं, मैं अपनी ओर से सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। ओम शांति। थैंक यू। भारत फिर भरपूर बनेगा, ओ भारत फिर भरपूर बनेगा, कोई नहीं कमी होगी। हीरों से
आकाश भरा मोती से भरी जमीन होगी। भारत फिर भरपूर बनेगा। हर बालक कृष्ण कन्हैया सा, राधा सी हर बाला होगी। सुख शांति प्रेम पावनता की वसुधा पहने माला होगी। हर बालक कृष्ण कन्हैया सा, राधा सी हर बाला होगी। सुख शांति प्रेम पावनता की वसुधा पहने माला होगी। नर होंगे श्री नारायण और नारी श्री लक्ष्मी होगी। नर होंगे श्री नारायण और नारी श्री लक्ष्मी होगी। हीरों से आकाश भरा, मोती से भरी जमीन होगी। कोई नहीं कमी हो